मार्फत, और उसमें शुरू से हिस्ट्री रही है कि इसमें बहुत सारी शाखाओं का समावेश हुआ है, किस तरह क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बता चुका हूं पहले इस वीडियो में। तो कॉन्क्विस्ट के बाद एक नए तरीके से जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, आवर्तबीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उनको एक अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। उसी समूह को, आवर्तबीजी फाइलोजेनी समूह को ही एपीजी कहते हैं। ये व्यवस्थित करने की जो एक अनौपचारिक समूह है, ये अंतरराष्ट्रीय समूह है, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष शामिल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा एपीजे में, हम एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, किसका किस फैमिली से रिलेटेड किस चीज में कंट्रीब्यूशन है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसमें कई वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञानियों जो जो पर एक आम समिति की स्थापना के लिए सहयोग वर्गीकृत फूल वाले में है, माध्यम से पता चला कि संयंत्र संबंधों के बारे में नए ज्ञान को दर्शाता है। वंशावली अध्ययन करते हैं, यानी कि हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस प्लांट का ओरिजिन किस प्लांट से हुआ है, और हमारा जो पूर्वज प्लांट है उससे कौन कौन सी फैमिली के प्लांट को ओरिजिन हुआ है, कैसे कैसे उसकी ओरिजिनिटी हुई है। इसको हम ट्री के फॉर्म में एक जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को फाइलोजेनी। 2016 तक की बात करें तो एक वर्गीकरण प्रणाली के तहत 4 वृद्धिशील यानी कि नए एपीजी सिस्टम को, नए क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। वृद्धिशील संस्करण सहयोग के लिए परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए 1998, 2003, 2009, 2016 में प्रकाशित किए गए, यानी ग्रुप पब्लिकेशन किया गया है। समूह के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा यह थी कि पूर्व एंजियोस्पर्म वर्गीकरणों में कमियों को मानते थे, क्योंकि वह मोनोफिलोटिक समूह पर आधारित नहीं थी, अर्थात ऐसे समूह जिनमें एक सामान्य पूर्वज के सभी वंशज शामिल हों। एपीजी प्रकाशन से तेज प्रभावशाली हो रहे हैं। इसमें कई प्रमुख जड़ी बूटियां नवीनतम एपीजे प्रणाली से मेल खाने के लिए अपने संग्रह की व्यवस्था बदल रही हैं, यानी जिनके पहले के जो हमारे वर्गीकरण दिए गए थे, बेंथम, हुकर, हचिंसन, पेरेंटल, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, तो उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को दूर करते हुए इस नए क्लासिफिकेशन वर्जन को, नए क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया है, जो एपीजी व्यवस्था के तहत हम पढ़ेंगे। और बहुत सारे विश्व के जो हर्बेरियम्स हैं, म्यूजियम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नवीनतम एपीजी प्रणाली सिस्टम के अनुसार ही प्लांट के जो संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम्स हैं, उनमें अरेंजमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम बात कर रहे थे पिछले में मोनोफिलेटिक। तो मोनोफिलेटिक क्या है? क्लैडस्टिक के एक समूह के लिए जीवो मोनोफिलेटिक एक होने का शर्त है, मींस पूर्वज होने की, हमारी पूर्वज एक है, ये होना शर्त है। क्लैड क्योंकि एक समूह, टेक्सा केवल एक से बना आम पूर्वज और उसके नजदीकी वंश के सब, यानी कि पहले एक से बना होगा और उसके बाकी के जो आगे की जनरेशन है वो उसकी नजदीकी वंश के होंगे, नजदीकी जीनस के होंगे, नजदीकी फैमिली के होंगे। अधिक सटीक एक पुश्तैनी आबादी का शब्द प्रयोग कर सकते हो। जो पुरानी आबादी है उसमें कहीं मान लो हम पूर्वज, हमारे दादाजी एक थे, दादाजी के 4 बेटे हुए, तो हमारे चाचा ताऊ इस तरीके से रिलेशनशिप होता, उनके 4 बच्चे हुए, तो देखेंगे दादाजी से अगर शुरू करते हो तो एक ट्री बनेगा और वो फैलता हुआ चला जाए। इसी तरीके से प्लांट्स में प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उन सब का अध्ययन इस फाइलोजेनेटिक ग्रुप में करते हैं। अगर हमारा पूर्वज एक ग्रुप है, एक ही पूर्वज है जिनसे अलग अलग पौधों का विकसित हुआ है, इस कार्ड मोनोफिलेटिक। मोनोफिलेटिक समूह को आमतौर पर साझा व्युत्पन्न यानी कि सिंजोपोमार्फ की विशेषता होती है, जो अन्य जीवों से क्लैड में जीवों को अलग करती है। एक शब्द समकक्ष यानी कि इसके समान शब्द का प्रयोग करते हैं, होलोफिली। ग्रीक भाषा में मोनोफिली शब्द का अर्थ है एक जनजाति, तो वहीं से इसको लिया गया है मोनोफिलेटिक शब्द, यानी कि मोनोफिली और होलोफिली एक दूसरे के समान अर्थी शब्द। मोनोफिलेटिक के साथ विषम यानी कि पैराफिली और पोलोफिली शब्द के रूप में दूसरे उसमें दिखाया गया है कि एक पैराफिलेटिक समूह में एक सामान्य पूर्वज के सभी वंशज 0 से 1
या अधिक मोनोफिलेटिक समूह होते हैं। माना कि एक पूर्वज से हुआ और मान लिया कि बीच में किसी का अगला कोई जनरेट नहीं हुआ, जीनस नहीं बना, और उसके बाद बहुत सारे जीनस चलते चले गए, तो वहां पे तो एक से लेकर अधिक तक हो सकते हैं मोनोफिलेटिक समूह हो एक ही वंशज के। पॉलीफाइलेटिक समूह को अभिसारण सुविधाओं और वैज्ञानिक रुचि की आदतों, उदाहरण के लिए रात में सक्रिय प्राइमेट्स, फलों के कीड़े, जलीय कीड़े की विशेषता होती है, उसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इन विशेषताओं से एक पॉलीफाइलेटिक समूह को दूसरे से अलग किया जाता है। वे एक सामान्य पूर्वज से विरासत में नहीं मिलते, यानी कि जो उसमें अलग कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट्स में अलग एक्टिविटीज करता है प्लांट, उसमें मार्फोलॉजिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डिफरेंस होते हैं उनके आधार पर हम अलग करते हैं। हेलो। हाँ। भाषाओं को स्वीकार करने में कुछ समय लगा, जो दूसरी भाषाएं थी। जब 1960 के दशक में क्लैडिस्टिक स्कूल ऑफ थिंक मुख्य धारा बन गया, तो कई वैकल्पिक परिभाषाएं उपयोग में थी। क्लैडिस्टिक मतलब अगर हम किसी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, अपनी फैमिली का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने फोर फादर्स के बारे में हम नहीं जानते, तो देखेंगे कि हमारा फोर पूर्वज कौन था। जितने पता होंगे उसके आगे पीढ़ियों को जोड़ते चले जाए कि हमारे दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे थे, एक बेटी थी, तो बेटी तो वहीं से अलग हो जाएगी, उसके बाद फिर बेटी का एक अलग क्लस्टिक बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, उनकी शादी की दूसरे परिवार में होगी तो वो परिवार जुड़ेगा। हमारे जो 3 लोग हैं उनसे परिवार जुड़ेगा, उनके बेटे होंगे, उनके बेटे के बेटे होंगे, उनके साथ बहुएं जुड़ेंगे, उन बहुओं के दूसरे बच्चे होंगे। इस तरीके से ट्री बन जाएगा, ब्रॉड ट्री फैलता हुआ, तो उसी को हम कहते हैं क्लैडिस्टिक। और उसके अनुसार कई परिभाषाएं और बनना शुरू हो गई। दरअसल टैक्सोनॉमिस्ट ने कभी कभी शब्दों को परिभाषित किए बिना इस्तेमाल किया, जिससे प्रारंभिक साहित्य में भ्रम पैदा हो गया, यानी कि किसी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, उसको यूजली यूज कर लिया गया, जिससे बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं। पहले आरेख 2 मोनोफिलेटिक समूह के साथ फाइलोजेनेटिक पेड़ दिखता है। दिखाए गए सभी जीवों के बीच क्रमबद्ध रेखीय संबंधों को इंगित करने के कई समूह, उपसमूह विशेष रूप से पेड़ की शाखाओं के रूप में स्थित हैं। इनके अलावा किसी भी समूह एक माना जा सकता है। टैक्सॉन आधुनिक द्वारा व्यवस्था के पूर्वजों के संबंध में अपने सदस्यों के चयन के आधार पर एक दूसरे आरोप में हम देख सकते हैं और चयन से संबंधित हो सकता है। अब मोनोफाइलेटिक शब्द से बात क्या है? मोनोफाइलेटिक मीन्स संघीय। 2 व्युत्पन्न प्राचीन यूनानी शब्दों से लिया गया है। मोनास, जिसका अर्थ होता है केवल, और फिलेटिक यानी फिल्सन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है यानी कि अकेले, केवल। द्वितीय के बाद फिल्सन शब्द है जीनस या प्रजातियों के संदर्भ को संबंधित करता है। एक मोनोफिलेटिक समूह में जीव जैसे कि जेनरा प्रजाति शामिल है। इसमें एक अद्वितीय सामान्य पूर्वज के वंशज शामिल होंगे, यानी कि एक प्लांट से हो सकता है कि क्लाइमेट के अनुसार या दूसरी वजह से 2 तरीके की चीजें मिलती हो। जैसे हमारे परिवार में मान लिया एक गोरा बच्चा है, एक काला बच्चा है, एक टॉल है, एक लॉन्ग है, और उसकी जनरेशन टॉल वाले की टाल हो सकती है, आगे होता है लॉन्ग हो जाए, या लॉन्ग वाले की टाल हो सकती है। तो ये दूसरे कैरेक्टराइजेशन है, वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। इसके विपरीत पॉलीफिलेटिक प्राचीन ग्रीक पोलस से लिया गया, जिसका अर्थ है बहुत, बहुत का एक बहुत। यह तथ्य है कि एक पॉलीफिलेटिक समूह से उत्पन्न होने वाले जीवों को संबंधित करता है कई पैतृक स्रोतों से जो हमें प्राप्त होते हैं। तुलना अवधि। पैराफिलिक प्राचीन ग्रीक भाषा का उपयोग कर पैरा शब्द, जिसका अर्थ है के बगल में, पास के, और स्थित है, जिसमें एक या कई संघीय समूह कर रहे हैं को संदर्भित करता है। इसके अलावा छोड़ दिया सब एक अद्वितीय सामान्य पूर्वज के अन्य वंशज होते हैं। पैराफिलेटिक समूह लगभग मोनोफिलेटिक होता है, इस ये उपसर्ग पैरा आ गया इसमें। जो हम देख सकते हैं, हम अभी ट्री की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से ही ट्री विकसित किया जाता है कि यहाँ पर जो है फोटोसिंथेटिक C3 प्लांट का दिया गया है कि किस तरीके से इसमें C3 C4 प्लांट को लिया गया है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के बेस पर ही डिसाइड किया गया उसमें आरएनए डीएनए से। तो यहाँ पर ग्रुप बनाए कि किन किन से कौन कौन डेवलप हुआ, उसका क्या क्या मामला है, कौन किसका रिलेटिव है, तो उसमें दूर कौन सा है, पास कौन है। दिस इज द मोनोफिलेटिक या ट्री इवोल्यूशन ट्री है, फाइलोजेनेटिक ट्री है, जिसकी हम अभी बात कर। एंजियोस्पर्म वर्गीकरण और एपीजी।
प्राचीन समय में बताया था, अतीत में वर्गीकरण प्रणाली आमतौर पर एक व्यक्तिगत वनस्पति शास्त्री एक छोटे समूह द्वारा दी जाती थी, यानी जैसे लीनियर का क्लासिफिकेशन था, बेंथम क्लासिफिकेशन था, हचिंसन का था। तो पर्टिकुलर एक या दो व्यक्तियों के द्वारा, दो से तीन के द्वारा दिया जाता था, जिसको हम प्लांट टैक्सोनॉमी में देख चुके हैं। विभिन्न प्रणालियों और उनके अध्ययनों को आमतौर पर विभिन्न देशों में पसंद किया जाता था। उदाहरण, महाद्वीप यूरोप में एंगुलर प्रणाली, ब्रिटेन में बेंथम हुकर प्रणाली विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त बेंथम हुकर को जो हमारे दूसरे कंट्री हैं वो भी फॉलो करते हैं। इससे पूर्व सोवियत संघ में तख्ताजान प्रणाली, इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर के देश संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉनकस्ट प्रणाली, यानी अलग अलग कंट्री में अलग अलग वर्कर्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे हम देख चुके हैं, आधुनिक साक्ष्यों की उन्नतता से पहले एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म एंथोफाइटा मैग्नोलियोफाइटा के रूप में जाना जाता था। इसका वर्गीकरण के आकार की, विशेष रूप से उनके फूल, जैव रसायन यानी उनके केमिकल जो मिलते पर आधारित था। 1980 के दशक के बाद फाइलोजेनेटिक विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया विस्तृत आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स एविडेंस उपलब्ध हो गए। मौजूदा प्रेजेंट क्लासिफिकेशन प्रणाली में कुछ संबंधों की पुष्टि स्पष्ट रूप से हुई। इसने दूसरों को मौलिक रूप से बदल दिया। इस जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी प्रमाण ने ज्ञान में तेजी से वृद्धि की, जिससे कई प्रस्तावित परिवर्तन हुए जो बेहद बेहद बिखर गई थी स्थिरता, यानी जो पहले से हम देखते थे बहुत सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, वो आनुवंशिकी तो जेनेटिक्स के साथ इसको क्लासिफाई किया गया, तो जो स्थिर दिखाई देते थे चीजें बिखर गई। तो वर्गीकरण प्रणाली विश्व कोविद सहित मतलब जितने विश्व के साइंटिस्ट थे उनके उपयोगकर्ताओं के लिए समस्याएं खड़ी थी। 1993 में 5000 फूलों वाले पौधों एक प्रकाश संश्लेषण जीन आरबीसीएल पर आधारित एक प्रमुख आणविक अध्ययन से प्रेरणा मिली, यानी 5000 फूलों का अध्ययन किया गया, मालिकुलर लेवल पर उसकी स्टडी की गई और उनसे एक जीन लिया गया, प्रकाश से क्लोरोफिल के जीन को बेस बनाकर एक स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पर ही एक एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। इसने पौधों के समूह के बीच संबंध में कई आश्चर्यजनक परिणाम दिए। उदाहरण के लिए द्विबीजपत्री एक अलग समूह के रूप में संदर्भित नहीं थे। पहले तो पूरी तरह से एक जीन पर आधारित एक प्रणाली विकसित करने के लिए अनिच्छा थी, हालांकि बाद के कामों ने निष्कर्षों का समर्थन करना जारी रखा। इन शोध अध्ययनों में बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के बीच अभूतपूर्व सहयोग शामिल था, इसलिए सभी व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं का नाम लेने के बजाय एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी समूह वर्गीकरण या एपीजे नाम को संक्षेप में अपनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनी समूह को बड़ा बड़ा हो जाता है तो शार्ट नाम इसका होता है एपीजे। इस नाम के तहत पहला प्रकाशन 1998 में हुआ था और इसने काफी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। इसका इरादा एंजियोस्पर्म वर्गीकरण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत और स्थिर संदर्भ बिंदु प्रदान करना था, जो 1998 से एपीजी के नाम से। 1916 तक 1903 में एपीजी सेकेंड, 1909 में और 2009 में एपीजी थर्ड और 2016 में एपीजी फोर्थ तीनों संशोधन प्रकाशित किए गए, जिनमें से प्रत्येक प्रणाली का स्थान ले रहा है। 13 शोधकर्ताओं को 3 पत्रों के लेखकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और 43 को योगदानकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और इसकी जो एपी नाम है इनके सदस्यों को हम अगली वीडियो में बताएंगे। एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रिसर्च की एक विशेष स्थिति के आधार पर एक विशेष समय पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एपीजी के सदस्यों से स्वतंत्र शोधकर्ता यानी कि फ्री रिसर्चर एंजियोस्पर्म प्रणाली के क्षेत्रों पर अपने विचार प्रकाशित करना जारी रखते हैं और जिससे वर्गीकरण बदलते रहते हैं। ये उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधाजनक है, हालांकि एपीजे प्रकाशनों को संदर्भ के लिए एक आधिकारिक बिंदु के रूप में तेजी से माना जाता है। एपीजे प्रणाली के प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। केव सहित कई बड़ी संख्या में प्रमुख हर्बेरिया, केव मीन्स क्यूब, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉटनिकल हर्बेरियम इंग्लैंड का, उसकी बात चल रही है, हर्बेरिया के अनुसार संग्रह को बदल रहे हैं। चयनित संयंत्र परिवारों की प्रभावशाली विश्व चेकलिस्ट को एपीजी थर्ड सिस्टम में अपडेट किया गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल हर्बेरियम्स हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के पौधों का एक फोटोग्राफिक सर्वेक्षण एपीजी सेकंड प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। यूके में ब्रिटिश द्वीपों के मानक वार्षिक 2010 संस्करण प्रणाली एपीजी थर्ड पर आधारित है। पिछले संस्करण कौन क्रस्ट आधारित थे। अब इस जो हमारी प्रणाली है एपीजी प्रणाली, इसके सिद्धांत क्या है। एपीजी वर्ग के वर्गीकरण के दृष्टिकोण के सिद्धांत 1998 के पहले पेपर में निर्धारित किए गए थे और बाद के संशोधनों में अपरिवर्तित रहे। इस संक्षेप में निम्न है। आदेश मीन्स ऑर्डर, परिवार मीन्स फैमिली,
ऑर्डर और फैमिली की लीनियर प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। फूलों के यानी कि फ्लावर, फूलों के पौधों प्रणाली में फैमिली केंद्रीय है, यानी कि जो फैमिली है वो सेंट्रल है। परिवारों का एक क्रमिक वर्गीकरण व्यापक उपयोगिता के संदर्भ उपकरण के रूप में प्रभावित है। शिक्षा और पारिवारिक संबंधों के अध्ययन में आदेशों का विशेष महत्व माना जाता है, मीन्स ऑर्डर का विशेष महत्व माना जाता है। समूह मोनोफैलेटिक होने चाहिए। मौजूदा प्रणाली को खारिज करने का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ये गुण नहीं है। ये फाइलोजेनेटिक